नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे आपसे बातें करनी है गोदी मीडिया के बिकने वाले स्वरूप की। मुझे बातें करनी है, मुझे आपको बताना है कि गोदी मीडिया किस तरह हजारों करोड़ रुपए लेके आपके साथ खेल करता है। बिहार चुनाव में बम्पर एनडीए की जीत दिखा रहा है। कारण क्या है, इसके पीछे भी सट्टा बाजार है। मैं ये सब बातें आपसे करूंगा। क्यों देश की मानसिकता इतनी जहरीली हो गई कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में कोई व्यक्ति जूता फेंकने की हिम्मत कर सकता है, ये सब बात करूंगा। चलते हैं इन सब बातचीत के लिए। एबीपी चैनल पर ओपिनियन पोल आया जिसमें दिखाया गया कि एनडीए को, मोदी सरकार को, नीतीश सरकार को भयंकर जीत मिलने जा रही है बिहार में। इधर चुनाव की घोषणा हो रही थी, उसके कुछ घंटे बाद ओपिनियन पोल आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे चैनल को बता के ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद आप ये गाना गाना शुरू कर देना कि एनडीए जीत रहा है, एनडीए जीत रहा है, एनडीए जीत रहा है। आपको याद हो गया, आ गया होगा लोकसभा का चुनाव। कौन सा देश का ऐसा चैनल नहीं था जो ये कह रहा हो अब की बार 400 पार, लहर आ गई है, मोदी जी जीत गए हैं, मोदी जी ने क्रांति कर दी है। मुझे भी एक बार को लगने लगा था कि हमारे अंदेशे गलत हैं। वाकई में मोदी लहर होगी, हम पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हम जिले जिले का दौरा कर रहे थे और हर जिले में लग रहा था कि बीजेपी की बहुत बुरी तरह पिटाई होने वाली है। तभी इसी एबीपी चैनल पर ओपिनियन पोल आया, उसमें लिखा था कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 या 2 सीटें मिलने वाली है। अखिलेश यादव बुरी तरह से अपनी सब सीटें हार रहे हैं। मैंने फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और फिर मैंने 4 PM पर शो किया। कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन, राहुल और अखिलेश की जोड़ी कहीं योगी और मोदी की जोड़ी के पसीना न छोड़ा दे, आगे ना निकल जाए। तब लोग मजाक मान रहे थे, हंस रहे थे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप गलत कह रहे हैं। नतीजा आया, जो मैं कह रहा था वही सही हुआ। इतनी बुरी तरह पिटाई होगी बीजेपी के गठबंधन की, एनडीए की, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन एक फायदा और हुआ। बाद में पता चला कि करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए लोगों ने सट्टा बाजार में, शेयर मार्केट में। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री और टीम के लोग भी शेयर मार्केट की तारीफ कर रहे थे और लोगों ने कहा कि जब 400 पार आ रही है, बड़े बड़ी तरफ से इशारे हो रहे हैं कि शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं तो कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहे होंगे। लाखों करोड़ रुपए के निवेश हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए। ओपिनियन पोल के ग्राउंड पे हो गए क्योंकि सब तरफ से माहौल बनाया जा रहा था और नतीजा आया तो सारा बाजार धड़ाम हो गया, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। तब आरोप लगा कि इस पूरे खेल में बड़े बड़े लोग शामिल थे। पता सबको था कि 250 भी नहीं क्रॉस कर रहे इस बार, पूरे बहुमत से सरकार नहीं बन रही। ये इंटेलिजेंस ने बता दिया, ये बीजेपी के इंटरनल सर्वे में आ गया, लेकिन तब भी ऐसा माहौल बनाया गया 400 पार। और तब बड़ा सवाल हुआ कि क्या ये जो चैनल हैं इनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है? क्या ये करोड़ों रुपए का जो सट्टा होता है, ये करोड़ों रुपए का जो शेयर बाजार होता है, क्या इसके मुनाफे में ये चैनल, ये ओपिनियन पोल भी हिस्सेदारी रखते हैं? क्या इनको भी पैसा मिलता है सारे खेल का? बड़ा गंभीर सवाल था, बड़ा चिंतन करने वाला सवाल था कि ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं। लोगों को बड़ा भरोसा होता है मीडिया पे कि ये मीडिया वाले हैं, ये सच बताएंगे। बल्कि मैं लाइन गलत कह गया, मीडिया में भरोसा हुआ करता था, लेकिन कुछ समय में ये भरोसा सारा टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों को लगने लगा कि मीडिया वाले भी खेल करते हैं और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब तो ये बिल्कुल साबित हो गया कि ये मीडिया वाले भी शायद पैसा लेके खेल करते हैं, ओपिनियन पोल लाते हैं। प्रशांत किशोर जैसे इंसान जो बड़ी बड़ी आइडियलिज्म की बातें कर रहे हैं, आदर्श बातें कर रहे हैं, पता चला वो भी इस खेल में शामिल थे। वो भी चैनलों पर जा के कह रहे थे कि मोदी जी हर हालत में 400 पार चले जाएंगे। और मोदी जी 240 पे अटक गए, पूरा बहुमत भी नहीं मिला। जो बड़े शान से कहते थे अब की बार मोदी सरकार, एक अकेला सब पर भारी, उस सब की हवा निकल गई। मोदी जी के कंधे चुक गए, वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में आ गए। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो घमंड था, वो सारा चूर चूर हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठा कि ये ओपिनियन पोल आखिर किसके इशारे पे किए गए थे, क्यों किए गए थे? जैसे अभी का बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले ही चैनल ने बता दिया कि एनडीए की तो बम्पर बम 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 बम। दरअसल बिहार में एनडीए की बहुत हालत पतली है। आप सोचो ना, जिसका इतनी लहर हो रही होती है, जितनी लहर चैनल ने दिखाई, तो क्या जो नेता हैं जो दिन रात खाक छानते हैं,
उनको पता नहीं चलता है कि लहर किसकी आ रही है, किसकी हवा बनी हुई है, नेता सब जानते हैं। और अगर इतनी हवा बनी हुई है तो फिर वो छोड़कर लाल तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की पार्टी में क्यों जा रहे हैं? बिहार के जनमानस में इतना आक्रोश है, वो क्या चैनल पढ़ नहीं पा रहे? बोर चोर गद्दी छोड़ के नारे बिहार के गांव गांव में लग रहे हैं, वो चैनल को दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल ये भी एक रणनीति है। रणनीति ये है कि जब कोई चैनल इतने शान के साथ बता देता है, इतने घमंड के साथ बता देता है कि भाई अब की बार तो लहर आ गई है, तो जो 2-4-5% जो कॉमन वोट होता है, जो किधर भी जा सकता है, वो कंफ्यूज होता है कि अरे यार, अभी तो हम मन तो कर रहा था तेजस्वी के संग खड़े होने में, लेकिन चैनल बता रहे हैं कि नीतीश की सरकार आ रही है, पंगा क्यों लेना, चुप रहो, शांत रहो। तो इस तरह 5-7% वोटों पे असर पड़ता है इस तरह की ओपिनियन पोल का। तो जब बिहार में साहब की हालत पतली है, और पतली नहीं होती तो इस तरह दनादन दनादन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये क्यों करते हैं आप? चुनाव तो ठीक पहले, चुनाव की घोषणा होने से 10 दिन पहले आपको याद आती कि बिहार की महिलाएं बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, अशिक्षित हैं, उनका जिंदगी का उद्धार नहीं हो पा रहा, तब दनादन दनादन हजारों करोड़ रुपए आप भेज देते, युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी बड़ी बातें करते, वो भी चुनाव से ठीक पहले। जानते हैं कि जो युवा जागरूक है, समझता है कि आप उसको मूर्ख बना रहे हैं, वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन उसको पैसे की, आप उसकी पैसे की भरपूर मदद करके वोट खरीदने का काम करते हैं। तो ये माहौल बनाने का काम जो आप कर रहे हैं, वही चैनल करते हैं आपके लिए, आपकी सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं कि हम हजूर, हम तो हैं आपके माहौल बनाने के लिए, जो आप चाहेंगे हम वो माहौल बना देंगे। कुछ कुछ इस भाव में चैनल काम करते हैं। तो एबीपी चैनल पे जो सर्वे आया, उसने ये माहौल बनाने में पूरी भूमिका अभी से अदा करना शुरू कर दी कि साहब बिहार में तो अब की से नीतीश कुमार है। ये हालत तब है जब नीतीश कुमार की स्थिति बहुत खराब है, उनका मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठने लगे हैं। कभी किसी के सिर पे गमला रख देते हैं, कभी कोई और दूसरी बात कह देते हैं। और बीजेपी भी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कह रही। पहले नारा लगता था अब की बार नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, अब की नीतीश कुमार है, लेकिन इस बार नारा लग रहा है अब की बार एनडीए सरकार। दूसरा, वोट चोरी का मुद्दा बिहार में इतना बड़ा बन गया, बिहार के जनमानस में ये बात चली कि ये जो सरकार बनाती है, ये सरकार ईमानदारी की नहीं होती, ये सरकार बेईमानी की होती है, सरकार वोट चोरी की होती है। तो एक स्वाभाविक आक्रोश लोगों के मन में बढ़ रहा है, बिहार के लोगों के मन में बढ़ रहा है। लेकिन इस ओपिनियन पोल में उस गुस्से का कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो जाहिर है कि अभी आपको बिहार को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के और ओपिनियन पोल आएंगे, इस तरह की और बातें होंगी, जिससे आप सच्चाई तक जा ना पाए। तो क्या मीडिया की भूमिका ये सही है? क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर बिहार हार गए तो दिल्ली की कुर्सी चली जाएगी। 17 सितंबर के बाद पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ा है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जिस अवस्था में भेजा था मोदी जी ने, अब लोग मांग कर रहे हैं कि मोदी जी आप खुद क्यों नहीं जाते, आप खुद वानप्रस्थ आश्रम क्यों नहीं जाते? आप 75 साल के पूरे होने पे आपने बीजेपी के तमाम नेताओं को ढक्कन बनाया, तो उस आश्रम में जाके आप भी आराम कर लीजिए। लेकिन वो ऐसा करते नहीं। दरअसल एक के बाद एक मोदी जी के पत्ते पिट रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का क्या हाल हुआ, मैं शब्दों में कहना नहीं चाहता, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। लेकिन आपकी खराब विदेश नीति ने पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत देश के रूप में स्थापित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो पाकिस्तान को हुआ। चीन, रूस, अमेरिका, तुर्की, ये सब देश खुल के पाकिस्तान के साथ में आ गए। आपके साथ कौन आया? बाबा जी का ठुल्लू। आपकी मुसलमान विरोधी नीतियों का नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब जैसा देश जो भारत का हितैषी रहता था, भारत का पड़ोसी रहता था, वो भी पाकिस्तान के साथ चला ही नहीं हुआ, खड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि उसने संधि भी कर ली। कह दिया कि अगर भैया तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, तुम अगर पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखोगे तो सऊदी बोलेगा, सऊदी की तरफ आंख उठा के देखोगे तो पाकिस्तान बोलेगा। अब बताइए ये हालात कहां तक ले आई भारत सरकार? अजीत डोभाल को कुछ पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है, वो तो शायद सिर्फ अपनी पिक्चर बनाने में, अपने ऊपर पिक्चर बनाने में व्यस्त रहते हैं। और देश का माहौल, देश का सांप्रदायिक माहौल इस स्तर तक कभी नहीं हुआ, इन हालात तक कभी नहीं पहुंचा कि कोई 74-75 साल का एक बुजुर्ग आदमी
चीफ जस्टिस, वो भी इतने ईमानदार, इतने शानदार चीफ जस्टिस के सामने, गवई साहब के सामने जूता निकाल के फेंकने की कोशिश करेगा, सनातन के नारे लगाएगा। 2014 के बाद जिस तरह हिंदू खतरे में था, उसी तरह अब सनातन भी खतरे में आ गया। कारण ये कि इन लोगों ने, बीजेपी ने आपके दिमाग को जहर में, बारूद में भर कन्वर्ट कर दिया है। सोते जगते जीते जागते गोदी मीडिया ये नफरत भरता रहता है। साहब, हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए, ये हेडिंग है, इस पे घंटों घंटों चर्चाएं हो रही हैं। किसी चैनल पे ये चर्चा नहीं हो रही कि वो आतंकी हमारे 26 बेगुनाह भाइयों को मार के चले गए। अभी वो चिता ठीक से ठंडी भी नहीं हुई होंगी, दिल में धधक रही होंगी वो चिताएं परिवार के लोगों पे, दिल में गुस्सा उमड़ रहा होगा परिवार के लोगों पे, और आप क्रिकेट मैच खेलने चल दिए। क्रिकेट मैच उन लोगों की भावनाओं से ज्यादा जरूरी था। क्या होता अगर हम एक साल मना कर देते कि जब तक पाकिस्तान अपनी गलती को नहीं मानेगा, इस तरह आतंकी घटनाओं को नहीं रोकेगा, तब तक हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। क्या होता कि पूरा दुनिया हमसे नाराज हो जाती कि तुम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेले। हम भारत में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं आने देंगे, हम पाकिस्तान में जाके भारतीय खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, लेकिन दुबई में खेल लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मैच से हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं। किसी गोदी मीडिया के चैनल पर यह नहीं चली कि आपको पाकिस्तान के संग मैच खेलने की जरूरत क्या थी। किसी गोदी मीडिया के चैनल पर यह विमर्श नहीं हुआ या चर्चा नहीं चली कि आखिर देश का माहौल ऐसा कैसा हो गया कि गवई साहब के सामने, देश के चीफ जस्टिस के सामने किसी व्यक्ति को सनातन का नारा लगाने की हिम्मत पड़ गई, जूता निकालने की हिम्मत पड़ गई। क्या होगा अब अगर देश में अगर इसी तरह के ये जूता संस्कृति को बढ़ावा मिलता रहा? आज चीफ जस्टिस के सामने जूता निकालने की हिम्मत हुई, कल मेरे और आपके सामने निकलने की हिम्मत होगी, और फिर होगा क्या देश में? हर व्यक्ति एक दूसरे को जूता ही मार रहा होगा। ये जूता संस्कृति ये पैदा करने के जिम्मेदार कौन है? आखिर घर घर में दिमाग दिमाग हर व्यक्ति के दिमाग में तेजाब भरने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या गवई साहब के कोर्ट में जो हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया, गृह मंत्री ने खेद व्यक्त किया, कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया कि मैं हैरान हूं कि देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कहीं कोई ट्वीट नहीं आ रहा, लॉ मिनिस्टर। क्यों? आखिर क्यों? क्यों गवई साहब आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है? गवई साहब गणेश आरती के लिए प्रधानमंत्री को बुला नहीं रहे हैं। गवई साहब राज्यसभा जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन है? किस मानसिक स्थिति का, किस मानसिक बीमारी में उस व्यक्ति को पहचाने का जिम्मेदार कौन है? मोहन भागवत। सनातन सनातन सनातन। मोहन भागवत को ट्वीट करना चाहिए कि यह सनातन परंपरा नहीं है कि आप देश की संवैधानिक संस्थाओं में से एक, इसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस लोकतंत्र के मंदिर में, सुप्रीम कोर्ट में आप जूता चलाने की हिम्मत कर रहे हैं। ये हिम्मत आती कहां से, और आप खामोश क्यों हैं? दरअसल ये खामोशी का सिस्टम ने पूरे दुनिया में भारत की एक शान को, आन को, बान को धक्का पहुंचाया है। कोई सोच नहीं सकता था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी घटना घट सकती है। और मैं फिर कह रहा हूं, देश के अंदर जो माहौल बना है उसी का नतीजा है कि देश में आज भारत छोड़कर जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो भारत छोड़कर चले गए, जा रहे हैं लगातार। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है मुझे कि उसमें सबसे ज्यादा अरबपति, करोड़पति लोग हैं, गरीब आदमी नहीं है इतने। क्या कमी है करोड़पतियों को, अरबपतियों को? क्या कमी है मोदी जी के उद्योगपति दोस्तों को जो विदेश में बसने की सोच रहे हैं? एक कमी है, उनको पता है कि भारत अब बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। भारत कभी भी फट सकता है, गुस्से में आ सकता है। और जब भारत में गुस्सा बढ़ेगा, जैनजी के दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पे प्यार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नफरत की बात हो रही है, यहाँ पे शांति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अशांति की बात हो रही है, यहाँ पे हक नहीं मिल रहा, यहाँ बेईमानी की बात हो रही है, यहाँ नेताओं के पेट भरने के लिए ही पूंजी कम पड़ जा रही है, नेता अरबपति खरबपति होते जा रहे हैं, आम आदमी गरीब होता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर आ गई है, लोगों को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो देश के जो हालात पैदा हो उससे पहले अच्छा है कि आप कट लीजिए, भारत छोड़ के चले जाइए। वरना क्या समस्या है कि देश में, खूबसूरत देश को छोड़ के लोग जाना चाह रहे हैं, और वो भी इतने पैसे वाले।
इस सब के माहौल के लिए जिम्मेदार कौन है? कभी आप सोचिए, दिमाग में जिनके गोबर भरा है उन भक्तों का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन सोच के देखिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक इस देश में जितना कर्जा लिया गया, सोचिए अब जब से आजादी हुई तब से लेकर 2014 तक जितना कर्जा भारत ने लिया उससे कई गुना ज्यादा कर्जा इन 10-11 सालों में मोदी सरकार ने ले लिया। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूँ, एक दर्शन हुआ करता था चारवाक दर्शन। उस चारवाक दर्शन का सिद्धांत ये था कि आपको उधार ले लेके भी घी पीना पड़े तो आप मस्ती करिए, घी पीजिए, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है। मोदी सरकार उसी नक्शे कदम पर चल रही है। विदेशों से हजारों लाखों करोड़ कर्जा लो, दिल्ली में हजारों करोड़ की नई पार्लियामेंट बना दो जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और फिर कहो कि हम तो सबसे आगे बढ़ने वाली व्यवस्था है। नामों को लेकर विवाद कर दो, देश भर में कि इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, अभियान चलाते हैं। इस सड़क का नाम, इस मोहल्ले का नाम, इस शहर का नाम। हमें भारतीय संस्कृति पे नाम रखना है, हमें हिंदू संस्कृति पे नाम रखना है। और जब देश की नई पार्लियामेंट बनी उसका नाम क्या रखा है पता है आपको? याद है ना आपको? सेंट्रल विस्टा। क्यों इस नई पार्लियामेंट का नाम पटेल भवन हो सकता था, पटेल सदन हो सकता था, विवेकानंद सदन हो सकता था, अब्दुल कलाम सदन हो सकता था। क्यों नहीं हो? एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता था, सदन हो सकता था, देश के किसी महापुरुष के नाम पे हो सकता था। लेकिन आपने नाम रखा सेंट्रल विस्टा, अंग्रेजी नाम। अंग्रेजों की मानसिकता की गुलामी से कभी आप बाहर नहीं निकल पाए। कांग्रेस होती, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की बात याद आती है, वो तो बहुत मजे लेते हैं कि भाई जब अंग्रेजों की जासूसी करते थे तो अंग्रेजी मानसिकता से बाहर कैसे आ सकते। इस तरह के विवाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच चलते रहते हैं। लेकिन ये आपको मूर्ख बनाने के लिए वो राष्ट्रीयता, भारतीयता, हिंदू धर्म, इन सब की बातें करेंगे, सनातन धर्म, इन सब का नाम लेंगे। अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे, उनको नौकरी भी विदेश में कराएंगे, और आपके बच्चों से कहेंगे जाओ कावड़ यात्रा लेके चले जाओ, एक घर में झंडा लगाया, झंडे को उतार दो, इसको लगा दो। आपके बच्चों के दिमाग में जहर भरेंगे, क्योंकि इन्हें आपसे प्यार नहीं है, इन्हें अपने देश से प्यार नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है। ऐसे लोगों को क्या हश्र होना चाहिए आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगा, इस ओपिनियन पोल के झांसे में मत आइए। बिहार में तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, अभी सीटें नहीं बटी, अभी प्रत्याशी के नाम नहीं हुए, लेकिन ये लोग एनडीए को जिता रहे हैं। गोदी मीडिया बिकाऊ है, माल देने वाला चाहिए। तो ये थी आज की बातचीत, कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। 4PWP को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।